नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नवंबर महीने का करंट अफेयर पार्ट 2, जिसमें हम 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उसमें प्रेसिडेंट मुर्मू की अफ्रीकी देशों की यात्रा से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं। पहला है, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन दो अफ्रीकी देशों का दौरा किया? तो ऑप्शन सही होगा आपका ए, अंगोला और बोत्सवाना का दौरा भारतीय प्रेसिडेंट ने किया है इस टाइम पीरियड में। इस यात्रा के दौरान किस संरक्षण परियोजना में बोत्सवाना से सहायता देने की सहमति बनी? तो दोस्तों, जैसा कि हमने नवंबर के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि जो प्रोजेक्ट चीता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इसमें बोत्सवाना ने 8 चीते भारत को देने का वायदा किया है। भारत में आखिरी एशियाई चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका था, इसलिए साउथ अफ्रीका और नमीबिया से अफ्रीकन चीता को लाकर भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले भी अब जो है बोत्सवाना से लाया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता की जो शुरुआत है वो हुई थी आपकी 2022 में सितंबर में। कौन लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले नमीबिया से 8 चीते आए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए, टोटल 20 चीते आए। इन्हें जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया, कुछ की डेथ भी हो गई है। अब जो है 8 बोत्सवाना से लाए जाएंगे, उन्हें भी कूनो में ही रखा जाएगा। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई कब? 2022 में। एक आता है प्रोजेक्ट टाइगर, वो अलग है, इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1973 में। ठीक है, तो आइए इस यात्रा को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, जिसमें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदेशी दौरा जो नवंबर का रहा है इनका 8 से 13 नवंबर तक राजकीय यात्रा पर थी। इस यात्रा में उन्होंने अफ्रीकी देशों जैसे कि अंगोला और बोत्सवाना का दौरा किया। अंगोला और बोत्सवाना दोनों ही देशों के लिए भारत के पहले राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा थी। दोस्तों, बोत्सवाना जो है एक लैंड लॉक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप की, और अंगोला जो है वो यहाँ किनारे पर है, बोत्सवाना आपका यहाँ पे है। इस यात्रा के दौरान हुई घोषणा, पहल और उपलब्धियों को देख ले। अंगोला की सांसद को संबोधित किया भारतीय प्रेसिडेंट ने। द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई। बोत्सवाना में जब गई, भारत बोत्सवाना रिलेशन को एक नई दिशा देने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने कृषि, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। बोत्सवाना द्वारा इंडिया के प्रोजेक्ट चीता में चीते को भेजने की सहमति बनी। दवाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता। बोत्सवाना में आयुर्वेद, भारतीय मूल की दवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई। प्रेसिडेंट की यात्रा हो गई। उसके बाद देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की विदेशी यात्रा से रिलेटेड दो क्वेश्चंस। पहला है, भारत भूटान के बीच 1020 मेगावाट क्षमता की कौन सी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पुनर्त सांगछू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस दौरे पर भारत ने भूटान को कितनी रियायती क्रेडिट लाइन प्रदान करने की घोषणा की? तो 4000 करोड़ रुपए की रियायती क्रेडिट लाइन प्रदान करने की घोषणा की। दोस्तों, रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है वो सरकार से सरकार या संस्था से सरकार को दिया जाने वाला एक सस्ता कर्जा होता है, जिसको सॉफ्ट लोन बोलते हैं। सॉफ्ट लोन जैसे बाजार में अगर 9% का है तो गवर्नमेंट उसे 2 या 1% के ब्याज पर दे देता है, और जो रीपेमेंट होता है वो 20 से 25 साल की अवधि का रहता है। तो इसे जो है रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, आइए इस यात्रा को थोड़ी डिटेल में देखते हैं। तो भूटान की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 से 12 नवंबर 2 दिनों का रहा। 2 दिवसीय राजकीय यात्रा रही। यह यात्रा जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक, जो कि भूटान के राजा हैं, उनके द्वारा आमंत्रित की गई थी, उनके 17वें जन्मदिवस के समारोह के अवसर पर। ये हैं आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इसमें जो है 1020 मेगावाट क्षमता की पुनात सांगशू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संयुक्त उद्घाटन किया गया। भारत की ओर से भूटान को 4000 करोड़ रुपए का रियायती क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की गई, ताकि भविष्य में हाइड्रो एवं ऊर्जा परियोजनाओं का विकास हो सके। साथ ही 1200 मेगावाट की पुनात सांगछू फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर पुनः कार्य शुरू करने की सहमति हुई है। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई भारत के पीएम मोदी ने भूटान में आयोजित ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भाग लिया। साथ ही भारत से लाए गए पवित्र अवशेष पिपरहवा अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित है, उसकी पूजा अर्चना में हिस्सा भी लिया। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में बिरसा मुंडा जयंती किस वजह से विशेष मानी जा रही है? ये पूछ रहा है कि इस बार बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, काफ़ी चर्चा में रही है। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था 15 नवंबर को, और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने
2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। 2024-25 में उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में साल भर चलने वाला एक स्मरण दिवस कमेमोरेशन ईयर मनाया जा रहा है। 1 से 15 नवंबर 2025 को पूरे भारत में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक, शैक्षिक और जनजातीय गौरव से जुड़ी गतिविधियां शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024-25 को स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए। दोस्तों, बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी इतिहास व स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं। उन्होंने ब्रिटिशों के वन कानूनों व सामंती शोषण के खिलाफ जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा रिवॉल्ट या उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का टाइम पीरियड था 1899 से 1900। झारखंड के छोटा नागपुर के जो आदिवासी समुदाय हैं उनको 3 मुख्य प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता था। सबसे पहला था अंग्रेजों द्वारा भूमि व्यवस्था में बदलाव करना, जिससे आदिवासियों के जमीन पर जमींदारों, ठेकेदारों और महाजनों का कब्जा बढ़ गया। दूसरा था बेगार और जबरन मजदूरी। ब्रिटिश अधिकारियों, जमींदारों और बाहरी लोगों द्वारा जबरन मजदूरी कराई जाती थी। और तीसरा कारण था धार्मिक सांस्कृतिक दमन। मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का दबाव, मुंडा समाज की सांस्कृतिक पहचान को खतरा बढ़ा। इन सभी ने मिलकर मुंडा समाज में असंतोष पैदा कर दिया और ये विद्रोह भड़क गया। बिरसा मुंडा को मुंडा समाज धरती आबा यानी कि अर्थ फादर के रूप में मानता था। 1890 में बिरसा मुंडा ने सामाजिक, धार्मिक सुधार और भूमि अधिकार के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1899 में आंदोलन उग्र हो गया, जिसे उलगुलान कहा जाता है। बहुत पॉपुलर वर्ड है। इसमें कई तरह के नारे दिए गए, जैसे अबुआ दिसुम, अबुआ राज यानी कि हमारी धरती, दिसु मतलब धरती, और हमारा राज। यह आंदोलन आदिवासी किसानों का विद्रोह था। विद्रोह सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सुधार तीनों का मिश्रण था। बिरसा मुंडा ने शराबबंदी, पाखंड विद्रोह और आदिवासी एकता पर भी जोर दिया। इसकी प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1899 में मुंडाओं ने जमशेदपुर, रांची क्षेत्र में जो बाहर के लोग थे, अंग्रेज और पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। 1900 में बहुत नारे लगे, विद्रोह जोर हुआ, अंग्रेज सेना तैनात कर दी गई और मार्च 1900 में बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। और इसी साल 1900 ईस्वी में जून के महीने में कारावास में बिरसा की मृत्यु हो गई। वास्तविक कारण का पता नहीं चला, लेकिन अंग्रेजों के रिकॉर्ड में बताया गया कि इनको कालरा हुआ था। ठीक है, तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख विद्रोहों में से एक विद्रोह ये भी है, मुंडा विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस बार जो है उनकी 150वीं जयंती है, इस वजह से बहुत ही विशेष तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया में। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में 15 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस उत्पाद को GI यानी कि भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य तुंगबुक और पुतोंग पुलित को हाल ही में GI टैग मिला। यह टैग उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक शिल्पकला को कानूनी सुरक्षा देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिक्किम के जो लेप्चा समुदाय हैं उनके वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पुतोंग पुलित, इन्हें GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, गोवा में किया जा रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। ये आपका 56वां एडिशन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ठीक है, 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगमरमर को उसके अनोखे दुधिया सफ़ेद रंग और ऐतिहासिक महत्व के लिए GI टैग दिया गया? दोस्तों, अंबाजी मार्बल उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से प्राप्त होता है। अंबाजी मार्बल अपने दुधिया सफ़ेद रंग और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, इसे GI टैग मिल गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 10,000 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से वित्त वर्ष 26 में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं मंजूर करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य पिछले वर्षों में परियोजना आवंटन में आई गिरावट को सुधारना है। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का फार्मूला तय करेगी? 16th फाइनेंस कमीशन इसकी रिपोर्ट जो है 26 से 2031 तक की 5 वर्षीय अवधि के लिए तैयार की गई है, यानी कि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2031 तक 6 वर्षों के लिए। दोस्तों, 16वां वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है। वित्त आयोग 280 के तहत आता है। सीधा क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से आर्टिकल 280 से रिलेटेड। इस आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व, टैक्स रेवेन्यू को बांटना, राज्यों को अनुदान देने के लिए सिद्धांत तय करना और पंचायतों और नगर निकायों के लिए संसाधन वृद्धि की सिफारिशें करना वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। इस रिपोर्ट को 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंपा गया।
आयोग के परिणाम हर 5 साल में एक बार सरकार को सौंपे जाते हैं। फिर केंद्र और राज्य उन पर आधारित बजट और वित्तीय नीतियां बनाते हैं। दोस्तों 16वें फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। इस आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जो पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। रिपोर्ट जो है आपका 26-27 से 30-31 5 वर्षों के लिए जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया, साथ में अजय नारायण झा और एनी जॉर्ज, ये भी सदस्य हैं, अन्य सदस्य हैं। ये है इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है 10वां वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार प्रदर्शनी 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों मुंबई में 10वां वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को स्वीकार करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? दोस्तों बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय यूएन वाटर कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। यह कदम सीमा पार जल प्रबंधन, ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है और भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ जल साझाकरण नीतियों को प्रभावित करेगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस आरोप के तहत मौत की सजा सुनाई है? शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो इनको मौत की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, ये कोई इंटरनेशनल संस्था नहीं है, ये बांग्लादेश की संस्था है। तो दोस्तों आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। ऑप्शन बी सही होगा। यह मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया, क्योंकि ये जो है अभी भारत में है शेख हसीना। फैसले में आईसीटी ने आरोप लगाया कि उनके शासनकाल के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन और नागरिकों के खिलाफ गंभीर अत्याचार हुए। ठीक है, इस निर्णय ने बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उछाल दिया है, क्योंकि शेख हसीना पहले से छात्र आंदोलन द्वारा सत्ता से हटाई जा चुकी हैं। बांग्लादेश सरकार ने भारत से उनके प्रत्यार्पण की मांग की है, लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि यह अनुरोध कानूनी और न्यायिक समीक्षा के तहत है और बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हित के मद्देनजर फैसला करेगा इंडिया। ठीक है दोस्तों, आईसीटी जो है बांग्लादेश की एक घरेलू डोमेस्टिक अदालत है, जिसे 1971 में युद्ध के दौरान किए गए अपराधों की सुनवाई के लिए बनाया गया था। ठीक है, यह है आपकी शेख हसीना। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश किस क्षेत्रीय सुरक्षा मंच के 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य बना है, जो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण मंच है। इससे भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के साथ बांग्लादेश भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की साझा सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो गया है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, इसमें 4 और सदस्य कौन कौन हैं? बांग्लादेश तो अभी 5वां शामिल हुआ है, 4 और हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन ने भारी जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है? ऑप्शन है महागठबंधन और राजद, एनडीए भाजपा, इंडिया गठबंधन कांग्रेस और एनडीए जदयू। दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी है बिहार के विधानसभा चुनाव में। साथ ही साथ बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनडीए और भाजपा। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव जो है 2 चरणों में हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया और जो सत्तारूढ़ पार्टी थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, इसने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। 243 सीटें हैं विधानसभा की बिहार में कुल, जिसमें से 202 सीटें इन्होंने निकाल दी। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं बिहार में। तो सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं भाजपा को 89। उसके बाद नीतीश जी वाली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, उसको 85 सीटें निकली हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इसकी सिर्फ 25 सीटें निकली हैं। लालू यादव वाली पार्टी है तेजस्वी, जो अभी लीड कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसको 19 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को बस 6 सीटें मिली हैं। ओवैसी साहब की पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें निकाल दी हैं। AIMIM ने, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की 5 निकल गई हैं। इस तरीके से सीटें निकली हैं। बीएसपी की 1 निकल गई हैं। जनसुराज की कोई सीटें नहीं निकली हैं, नई पार्टी थी इस बार यहाँ पर। तो दोस्तों जो एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें बीजेपी शामिल है, जनता दल और आपकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये भी उसी अलायंस में शामिल है। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये सीटें भी एनडीए की हैं। तो इस तरीके से एनडीए ने कुल जो है 202 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है और 243 सीटों में 202 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली है बिहार में। नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना है? दोस्तों पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सरंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। यह क्षेत्र भारत की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन और जनजातीय विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। सरंडा फॉरेस्ट झारखंड में है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाए। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए कौन से 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, अमित शाह ने जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। पहला है सहकार डिजी पे और दूसरा है सहकार डिजी लोन। ठीक है, ये दोनों हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन ऐप्स का जो उद्देश्य है वो सहकारी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और इन प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। भारत की पहली 3 मेगावाट आवर क्षमता वाली वैनाडियम फ्लो बैटरी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? भारत ने अपनी पहली 3 मेगावाट घंटा वैनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का अनावरण किया, जिसका उद्घाटन विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। यह प्रणाली एनटीपीसी नेत्रा नोएडा में स्थापित की गई है, जो एनटीपीसी का अनुसंधान और विकास केंद्र है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनटीपीसी नोएडा नेत्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में 22वां अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों, टीडीएस यानी कि आयकर विभाग द्वारा लागू टैक्स कटौती व्यवस्था यानी कि टैक्स डिडक्शन सिस्टम, इसका 22वां सम्मेलन अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और परिकरण केंद्र ने किस संस्था के सहयोग से 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? तो दोस्तों, इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ने SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड SBCL के साथ मिलकर 1000 करोड़ वेंचर का कैपिटल फंड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना और स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रारंभिक व विकास पूंजी उपलब्ध कराना है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, SBCL। यह फंड सेबी द्वारा अनुमोदित है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क बायोमार्कर परीक्षण शुरू किया है? दोस्तों, सर्वियर इंडिया। इसने तीव्र अस्थिमज्जा ल्यूकेमिया और कोलांजियोकार्सिनोमा यानी कि CEA से पीड़ित रोगियों के लिए निःशुल्क बायोमार्कर परीक्षण की पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम मेडजीनोम और स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज के सहयोग से चलाया जा रहा है ताकि प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी तकनीक को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वियर इंडिया। हाल ही में गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को कौन सा मानव रेटेड इंजन सौंपा है जो गगनयान मिशन के LBM-3 रॉकेट में उपयोग होगा? दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन का पहला सेट सौंपा है जो LBM-3 रॉकेट के L110 चरण को शक्ति देगा। यह रॉकेट भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए उपयोग किया जाना है, जो भारत की अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकास इंजन। हाल ही में आंध्र प्रदेश की एक लड़की को एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम एलीट US एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम में चयनित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, उनका नाम है अनुष्का कोदुरू, जो आंध्र प्रदेश से हैं। इनको हाल ही में अमेरिका की एलीट एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयन किया गया है। यह चयन काफ़ी कम्पिटिटिव है, तो इनका नाम है अनुष्का कोदुरू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने 6000 मीटर गहराई में पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारतीय महासागर की लगभग 6000 मीटर की गहराई में एक अत्याधुनिक पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा, जो विश्व की सबसे गहरी अनुसंधान सुविधा बनाने जा रही है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। भारत द्वारा लॉन्च की गई पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी बिरसा 101 मुख्य रूप से किस क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है? दोस्तों, बिरसा 101 भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी है, जिसे विशेष रूप से अनुवांशिक रोगों के उपचार के लिए विकसित किया गया है। CRISPR तकनीक DNA स्तर पर जीन संपादन की सुविधा देती है, यानी कि जीन एडिटिंग की। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुवांशिक रोग उपचार। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV किस उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है? तो भारत का पहला कमर्शियल PSLV, जिसे HAL और L&T के कंसोर्टियम ने पूरी तरह से बनाया है, अगले वर्ष की शुरुआती महीनों में ओशियनसैट उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो ओशियनसैट को लॉन्च करेंगे पहली बार प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है, कमर्शियली बुल्ट PSLV द्वारा। नेक्स्ट है, लद्दाख में न्योमा एयरबेस का पुनः उद्घाटन किसने किया? तो न्योमा लद्दाख में स्थित एक एयरबेस है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इसका उद्घाटन किया है एक बार दोबारा से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखंड प्रहार के दौरान किस नई ब्रिगेड क्षमता का प्रदर्शन किया?
दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है अखंड प्रहार ऑपरेशन। इसमें भारतीय सेना ने नई गठित रुद्र ब्रिगेड की क्षमता और भविष्य की युद्ध तैयारियों को प्रदर्शित किया। यह अभ्यास आधुनिक युद्ध तकनीकों और बहुआयामी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण था। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका रुद्र ब्रिगेड, ऑप्शन डी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गरुड़ 2025 हवाई अभ्यास एयर एक्सरसाइज में भाग लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से गरुड़ 2025 हवाई अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। यह द्विपक्षीय एयर एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के वायुसेनाओं के बीच सामरिक सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और हवाई युद्धक क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। ठीक है, गरुड़ जो है इस श्रृंखला भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गरुड़ जो है फ्रांस के साथ ही होता है, पहले भी होता रहा है। ठीक है, इंडिया फ्रांस। नेक्स्ट है, नई पीढ़ी की मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल किसने विकसित किया है? तो DRDO। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नई पीढ़ी का मैन पोर्टेबल व्हीकल अंडर वाटर व्हीकल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण है। इस बार कहाँ पे हो रहा है? इस बार यह राजस्थान में हो रहा है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अजय वारियर 25 भारत यूके का एक प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह इसका 8वां संस्करण है जिसमें दोनों देशों ने 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। खैर ये सब जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला देखते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में भारत को किस स्थान श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों भारत को इस रैंकिंग में परपिचुअल क्राइसिस कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि निरंतर संकट वाले स्थान में रखा गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अनुसार भारत को निरंतर संकट परपिचुअल क्राइसिस श्रेणी में रखा गया है, जो कि भारत बार बार बाढ़, चक्रवात, हीट वेव और सूखे जैसी चरम जलवायु घटनाओं का सामना करता है। जलवायु जोखिम सूचकांक को जर्मन वाच नामक पर्यावरण थिंक टैंक जारी करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो भारत का जो स्थान है वो पहले 80 था 2024 में, इस बार गिर के 85 हो गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 5 स्थान गिरकर 50वीं हो गई है। इस रैंकिंग में पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा, वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय पासपोर्ट धारक 2025 में 57 देशों की ऐसी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जहां पर वो बिना वीजा, वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्राप्त करते हैं। दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में फर्स्ट स्थान पर है सिंगापुर। सिंगापुर है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पर है जापान। ये तीनों टॉप में है। भारत है 85 नंबर पर। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज लगभग 190 डेस्टिनेशन पर देशों में वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या बिना वीजा के ट्रेवल करते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान। उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? दोस्तों वो दोनों हैं आपके सोनापुर बीच और पुरी गोल्डन बीच। इनको 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। सोनापुर बीच को यह प्रमाणन लगातार तीसरी बार मिला है, जबकि पुरी गोल्डन बीच को 7वीं बार मिला है। यह प्रमाणन डेनमार्क की एक संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है और यह दर्शाता है कि बीच साफ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल है। तो सबसे बेस्ट हैं उड़ीसा के सोनापुर और पुरी गोल्डन बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर शब्द किसको चुना है? तो दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल वर्ड को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पैरा सोशल शब्द उन एक तरफा संबंधों को दर्शाता है जिनमें कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या पब्लिक फिगर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसे रिश्ते आम होते जा रहे हैं, इसलिए यह शब्द पैरा सोशल जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 अंक की गिरावट दर्शाती है? दोस्तों CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत 13 स्थान नीचे गिरकर 23वें 23rd स्थान पर आ गया है। इसकी रैंकिंग रही है 23rd इंडिया की। भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 2025 में भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीफो द्वारा जारी किया जाता है और यह देशों के नवाचार प्रदर्शन को मापता है। भारत लगातार पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38th पोजीशन है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से। रौलाने महोत्सव किस राज्य में किन्नौर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक शीतकालीन उत्सव है?
तो दोस्तों रौलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जगह है एक, वहाँ पे मनाया जाता है। या प्राचीन शीतकालीन उत्सव है, या सोनी परियों को विदाई देने का पारंपरिक रस्मों, मुखौटा नृत्यों और नागिन नारायण मंदिर में विशेष अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है किन्नौर, वहाँ पे रौलाने महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हार्निवल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर नामित किया गया है? तो दोस्तों हार्निवल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। यह हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक किसामा कोहिमा में आयोजित होता है। 2025 के लिए भारत ने यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर घोषित किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम को नागालैंड के हार्निवल महोत्सव में कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है, जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाएगा। स्पोर्ट एंड खेल से FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? दोस्तों FIH हॉकी विश्व कप पहली बार बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 16-16 टीमें रहेंगी और पैरा हॉकी विश्व कप को भी शामिल किया जाएगा पहली बार। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, बेल्जियम और नीदरलैंड में इस बार हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है 2026 वाले का। इस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। फेडरर को विश्व टेनिस इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी में गिना जाता है। उनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं और अनगिनत रिकॉर्ड दर्ज हैं। आप सभी जानते होंगे रोजर फेडरर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ढाका में आयोजित किया गया था 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 1 कांस्य शामिल है। इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से भारत शीर्ष पे आ गया है और पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 में भारत किस शहर में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत जो है ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल की मेजबानी करेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में भारत मुक्केबाजी जो बॉक्सिंग ग्रेटर नोएडा में भारत वर्ल्ड कप, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत जो है ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, F1 में फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 का डॉन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? देखिए दोस्तों ऑस्कर पियास्त्री जो हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, काफ़ी चर्चा में रहे और डॉन अवार्ड भी ऑस्ट्रेलिया का एक अवार्ड है। डॉन अवार्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का यह अवार्ड जो है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जो कि एक क्रिकेटर थे, उनके नाम पे रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंस्पायरिंग एथलीट या ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम को दिया जाता है साल में एक बार उनको सम्मानित करने के लिए। तो इस बार मिला है किसको? ऑस्कर पियास्त्री को, जिन्होंने जो है इस बार 2025 में फार्मूला 1 के कई सारे रेस जीत लिए हैं। टोटल 7 रेस जीत लिए हैं, जिसमें चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स शामिल है, बहरीन, सऊदी ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और डच ग्रैंड प्रिक्स। इन सभी फार्मूला 1 रेसों के विजेता रहे इस बार ऑस्कर पियास्त्री। पहले जलवा था किसका? मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन, इन सब का चर्चा रहता था। उसी तरीके से अब ऑस्कर पियास्त्री जो है चर्चा में है फार्मूला 1 गेम में। नेक्स्ट है, 16वें नेशनल वाटर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बेस्ट स्टेट की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ओर से दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है। यह इसका 6वां संस्करण था। 2024 के लिए दिया गया है, ना कि 2025 के लिए। और मूल्यांकन और स्थल सत्यापन ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन बाई सेंट्रल वाटर कमीशन CWC और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB द्वारा किया गया। इसमें कुल 46 विजेताएं शामिल थे 10 श्रेणियों में। पुरस्कार समारोह 18 नवंबर को हुआ नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। मुख्य अतिथि रहीं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। विजेताओं को देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है इसको नेशनल वाटर अवार्ड्स में। सबसे जिला है पूर्व का राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, पश्चिम में खारगांव मध्य प्रदेश का, उत्तर में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में तिरुनेलवेली तमिलनाडु में और उत्तर पूर्व में सिपाही जाला त्रिपुरा में। ठीक है, ये सारे हैं डिस्ट्रिक्ट और ये सारे राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, 2025 गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर ऑनररी ऑस्कर किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों टॉम क्रूज को मिला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो यह अवार्ड 2019 में शुरू किया गया। क्वालिटी रत्न पुरस्कार कई श्रेणियों में दिया जाता है और इसमें जो क्वालिटी रत्न पुरस्कार है 2025 का वो TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन पेड़ू श्रीनिवासन को
गुणवत्ता प्रबंधन में उनके लंबे और उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। पूर्व चिली की राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को मानवाधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा महिला आयोग हरियाणा वुमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को हाल ही में हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय टीम ने जो है ICC वर्ल्ड कप जीता है 2025 वाला, साउथ अफ्रीका को हराकर, और उसके बाद इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय गायिका का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है उनके मानवीय कार्यों और संगीत योगदान के लिए? तो आपका ऑप्शन सी सही है। पलक मुच्छल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है पलक मुच्छल का नाम, क्योंकि ये जो है संगीत के माध्यम से हृदय रोग से पीड़ित हजारों बच्चों की मदद करने के मानवीय प्रयासों के लिए समर्पित हैं, इसलिए इन्हें दिया गया है। अगला है, वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन के सेवानिवृत्त होने के बाद अगला CEO किसे नियुक्त किया जाएगा? तो वॉलमार्ट के लंबे समय से CEO रहे डग मैकमिलन अब सेवानिवृत्त की घोषणा कर दिए हैं। अब इनके बाद जॉन फर्नर को अगला CEO बनाया जाएगा। ये हैं जॉन फर्नर। वॉलमार्ट एक कंपनी है जो दुनिया भर में बड़े बड़े स्टोर चलाती है, ठीक है, मॉल टाइप की। नेक्स्ट है, झारखंड स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। यह दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जैसा कि हम इसी सेक्शन में पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए हर वर्ष 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 नवंबर को कई राज्यों का राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा गठन हुआ था, तो उन सभी राज्यों का जिक्र हम लोग नवंबर के पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल दिवस 2025 चिल्ड्रंस डे 2025 कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हम सभी को पता है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में बड़े उत्साह और उमंग से। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनके प्रेम और स्नेह के कारण उन्हें स्नेहपूर्वक चाचा नेहरू भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में पहला चिल्ड्रंस डे जो है 5 नवंबर 1948 में मनाया गया था फ्लावर डे के रूप में इंस्पायर होकर ब्रिटेन से UNAC के लिए धन जुटाने के लिए फ्लावर्स टोकन बेचे गए थे, और चिल्ड्रंस डे के नाम से पहली बार व्यापक मान्यता मिली 1949 में। बाद में नेहरू जी के जन्मदिवस को फ्लैग डे के रूप में मनाने की सिफारिश की गई, और उसके बाद 14 नवंबर 1954 से पहली बार चिल्ड्रन डे मनाया गया आधिकारिक रूप से, और 1957 में बाल दिवस घोषित कर दिया गया। इस डे को 14 नवंबर को 1957 वाले 14 नवंबर को लगभग 50,000 से अधिक बच्चे जो है नेशनल स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं। वहाँ नेहरू जी ने कबूतर उड़ाए और एक कबूतर वापस आके इनके सर पर भी बैठ गया, और काफ़ी यादगार मोमेंट बन गया था वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं 14 नवंबर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बाल दिवस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, अभी हमने देख लिया था इंडिया का, भारत में कब मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। अब वर्ल्ड में कब मनाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1954 में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों, कल्याण और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए की थी। इस बार का थीम रहा माई डे माई राइट्स फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। तो 20 नवंबर को वर्ल्ड में मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। अगला है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, 11 नवंबर को। अगला है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड निमोनिया डे। अगला है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह दिन प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन की वर्षगांठ को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। इसी के साथ नवंबर के भाग 2 का एंड होता है। इसमें हम 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 21 से 30 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।